15वीं चौधरी रणबीर सिंह जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी ने यहाँ पर चौधरी रणबीर सिंह जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी ने यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी। उनके आज जीवन को हमने याद किया, उनके जीवन संघर्ष को याद किया। जिन आदर्श और जिन मूल्यों के आधार पर और जिन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को में वो आगे लेके चले, आज हमने उनको याद किया, ये संकल्प किया कि उन आदर्श और मूल्यों को आगे समाज में लेके हम अपना जो है हम सभी मिलके उनको आगे लेके जाएंगे। ये आज हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम था। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने उनका एक बहुत संघर्ष रहा। 8 बार अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ सरकार ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उनको 8 बार जेल में, अलग अलग जेलों में कैद करने का काम किया। और वो जब भी जेल से छूट के बाहर आते थे, उसी संघर्ष के साथ दोबारा देश आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, इसकी लड़ाई लड़ते थे और फिर अंग्रेज़ उनको जेल में डालते थे। तो ये, और उस समय ये भी नहीं कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि देश कभी आज़ाद होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि कहते थे ब्रिटानिया सरकार का सूरज कभी छिपता नहीं है। तो जो लोग जिन्होंने अपना जवानी इस संकल्प के साथ, देशभक्ति के भाव के साथ, स्वराज की स्थापना के संकल्प के लिए जो अपना, मैं समझता हूँ आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद देश का जो संविधान बना, संविधान सभा के सदस्य के रूप में, ये देश सभी विभिन्नताओं में एकता वाला देश, सभी का देश, सभी के बराबर अधिकारों वाला देश, ऐसा देश स्थापित भारतवर्ष हुआ। तो आज हम संविधान के भी उन मूल्यों को आज हम याद करते हैं इस अवसर पे। क्या राजनीति में वो मूल्य हैं आज के दिन? देखिए, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो वो पीढ़ी थी, वो जो समय था, वो भारत देश की राजनीति का स्वर्णिम काल था। और देशभक्ति कूट के लोगों में भरी थी, और वही देशभक्ति का भाव ही सभी का जो है संघर्ष का एक ही भाव था। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक नैतिकता में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और ये जो राजनीति में जो नैतिक गिरावट है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज मैं समझता हूँ देश के, और ये मैं राजनीति से ऊपर के बात कह रहा हूँ, देश के सभी राजनीतिक दलों, सभी लोग जो जनसेवा में हैं, राजनीति में हैं, उनको मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जो राजनीति में नैतिकता गिरी है, इस तरह का जो है मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छे संकेत, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। केंद्र सरकार का बजट आया, हरियाणा से क्या अपेक्षा है? देखिए, एक बार पूरा बजट का अध्ययन करके ही हम बोलेंगे। लेकिन आपने जैसे एक बात कही कि अगर जिस तरह देखें हमने कि जो बहुमत की ताकत से आज हम देख रहे हैं देश में, बहुमत की ताकत से अल्पमत को कुचलने के प्रयास हो रहे हैं, सत्ता की ताकत से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। चंडीगढ़ में हमने देखा कैसे खुले में लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में की गई। हम झारखंड के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री, जो चयनित मुख्यमंत्री थे, उनके साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। तो ये, इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भाई ये जो खबरें आ रही हैं, ये देश की सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हो गई हैं। ये कोई चौंकने वाली खबर या आश्चर्यचकित करने वाली खबरें नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये देश के प्रजातंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। सत्ता दल भी इस पर आत्ममंथन करे, क्योंकि सत्ता दल के पास तो बहुमत है, वो बहुमत के आधार पर देश हित में फैसले ले, लोगों के हित में फैसले ले, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भूमिका सकारात्मक निभाए, और सत्ता दल उसकी विपक्ष की कोई सकारात्मक बात हो तो सुने। ये हमारे लोकतंत्र की स्वच्छ परंपराएं होनी चाहिए। इन्हीं परंपराओं लोकतंत्र के लिए हमारे देश की जब स्थापना हुई, जब संविधान बना, तो इन्हीं परंपराओं को उस समय इनकी परिकल्पना की गई थी। तो आज मैं समझता हूँ कि ये आत्ममंथन की आवश्यकता
सत्ता दल में होनी चाहिए। जो आज देश में जो इस तरह का वातावरण बन रहा है वो सही नहीं है। एमपी साहब 10 साल आपने विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। भूपेंद्र जी को 2 बार बुलाया गया। वो जो मैंने बात कही अभी, जो मैंने बात की वो उसी में वो बात निहित है कि अपन विपक्ष की कोई मुखर आवाज़ कहीं भी हो उसको सत्ता दल और राजतंत्र के दुरुपयोग से उस आवाज़ को निशाने पे लेना, उस विपक्ष की आवाज़ को जो है दबाने के प्रयास करना, ये देश की दिनचर्या का सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, जो कि जिससे अच्छा संकेत नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि ये इस बात पे आत्ममंथन होना चाहिए सत्ता दल में। आपने अहमद सरेन का आपने जिक्र किया, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले और भी कहीं इस तरह का व्यवहार हो सकता है? देखिए, आप ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का और व्यवहार हो सकता है, क्योंकि हो रहा है लगातार निरंतर। जैसे मैंने कहा, कोई ये केवल एक ही पहला उदाहरण नहीं है, ये लगातार इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है चारों तरफ। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आपका प्रश्न होना नहीं चाहिए, होगा कि नहीं होगा वो तो हम उसका जवाब देने की स्थिति में तो सत्ताई दल ही बताएगा, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, इस तरह के प्रश्न नहीं उत्पन्न होने चाहिए। इस तरह के प्रश्न लोकतंत्र में को अच्छा संकेत नहीं है। एमपी साहब, आपने 10 साल बजट पहले भी देखे होंगे, ये लास्ट बजट है 2024 के चुनाव से पहले, तो क्या आपको लगता है कि कुछ मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो बजट है, ये बजट तो एक तरीके से घोषणा पत्र आप मान सकते हैं इसको। जो बजट अभी अध्ययन करके मैं इस पर पूरी बात अपनी टिप्पणी दूंगा, लेकिन आज का जो क्रियान्वयन करने का समय था वो तो जो है मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में जो हो सकता था हो गया। अब तो अगली बात कह रहे हैं, अगली बात तो चुनाव के बाद की बात है। ये तो इंटरिम बजट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार के हरियाणा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन 10 वर्षों में हरियाणा से स्थानांतरण किए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, जो कि हरियाणा के लिए मंजूरशुदा प्रोजेक्ट थे, और कोई एक नई बड़ी परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में किसी भी बड़ी परियोजना का बजट दिया नहीं गया। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारा महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महम में आना था, 3 जिलों के सेंटर में वो पढ़ना एयरपोर्ट आता हरियाणा के मध्य में, उसका स्थानांतरण नोएडा जेवर में कर दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री जो गोहाना आनी थी वो चली गई, उसका बजट नहीं हमें मिला 10 वर्ष से। जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स बाड़सा के कैंपस के अंदर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ 10 नेशनल संस्थाएं, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल जेरेटिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज़ इंस्टीट्यूट, 10 संस्थाओं की एक साथ जो उस कैंपस में 300 एकड़ के इस कैंपस में स्थापना करने का कैबिनेट ने मंजूरी दी थी यूपीए सरकार के समय, उसमें से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो बन गया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिसका फाउंडेशन रखा था, लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं आज तक उनके लिए बजट नहीं मिला। एम्स मनेठी जो 2014 में सरकार बनते ही 2015 में सरकार की घोषणा थी, 10 वर्ष में एम्स मनेठी का कार्य नहीं हो पाया, अभी तक शिलान्यास ही नहीं हुआ। या तो ये एक अपने आप में बात है। इसी तरीके से मेट्रो के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से कोई बजट हरियाणा को 10 वर्ष में नहीं मिल पाया, ये एक दुख की बात है। कोई बैठक भी नहीं हुई 10 वर्ष में हरियाणा में मेट्रो को विस्तार के लिए, कोई बैठक नहीं। जो हमारी सरकार थी, मुझे याद है तो यूपीए सरकार के समय केंद्र और हरियाणा की हर 2 महीने में बैठक तय की गई थी मेट्रो के विस्तार के लिए, वो समाप्त कर दी। हमें हमने सोचा शायद 2 महीने नहीं 4 महीने में हो, लेकिन 10 वर्ष में एक भी बैठक नहीं हुई, मेट्रो का आगे विस्तार हरियाणा में नहीं हुआ। इसी तरीके से RRTS रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, जो कि फास्ट ट्रेन, जो मेट्रो और रेलवे के बीच की जो ट्रेन है, जो दिल्ली से पानीपत जानी थी, दिल्ली से रोहतक होके हिसार जानी थी, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से मेरठ। दिल्ली से मेरठ तो बनके तैयार हो गई, उसमें जो आवागमन शुरू हो गया, पैसेंजर्स जा रहे हैं, मेरठ दिल्ली से जुड़ा। लेकिन बाकी 3 जो थे वो हरियाणा के हिस्से थे, कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था और हरियाणा सरकार की भागीदारी से प्रोजेक्ट था। उसका आज तक बजट हरियाणा के लिए वो कोई बजट केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला है। इसी तरीके से केंद्र सरकार जब हमारी समय सरकार थी तो बहुत से राष्ट्रीय संस्थानों का बजट दिया था हरियाणा में। IIM आया हो, अभी मुख्यमंत्री जी उनका सभी का जिक्र कर रहे थे कि हमें गर्व है कि हरियाणा में IIM भी है, हरियाणा में FDDI भी है, हरियाणा में IIIT भी है, NID भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी है,
और IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस भी है। तो ये सारे संस्थान मगर आए थे हमारी सरकार के समय अथक प्रयासों से, लेकिन 10 वर्ष में किसी भी एक राष्ट्रीय संस्थान, शिक्षा शैक्षणिक संस्थान का बजट हरियाणा के लिए नहीं दिया गया। इस बात का भी अफसोस है। तो अभी 10 वर्ष में जो ये बजट है, ये तो इंटरिम बजट है, इसको तो हम घोषणा पत्र के रूप में आप ले सकते हैं। आगे करेंगे नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा। 10 साल से तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये इस बात का हमें थोड़ा सा जो है बजट को लेकर ये कहना है कि भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस फ्री भारत। देखिए, भाजपा को मैं समझता हूँ कि विपक्ष की और विपक्ष के नेताओं की ज़्यादा चिंता रहती है। पहले मैं ये बताऊँ, ये फ्री भारत वाला मैं बताऊँ, अभी आपने देखा 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, 5 प्रदेशों में, जिनमें 4 बड़े प्रदेश थे। उनमें 4 प्रदेशों में आपने देखा कांग्रेस की 10 लाख वोट ज़्यादा आई। 3 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिली, 3 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को मिली। बहुत कम मार्जिन से कुछ प्रदेशों में भाजपा की सरकार जरूर बन गई, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत में लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया चारों प्रदेशों में। कहीं राजस्थान में 1-1.5% का फ़र्क रह गया, छत्तीसगढ़ में कुछ प्रतिशत का, वो एक अलग बात। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की परिकल्पना करने का जो दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई भाजपा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाजपा को और भाजपा के नेताओं को जो है विपक्ष के नेताओं की ज़्यादा चिंता रह रही है लोगों की बजाय। आज वो सत्ता में हैं, लोगों के काम कराएं, विकास कार्य कराएं, लेकिन जो है विपक्ष के नेताओं की उनको ज़्यादा चिंता रहती है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान था 2 दिन पहले, हमने देखा कुछ रोज़ पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सेहत के लिए ये अच्छा हो कि दीपेंद्र को पीछे कर दिया जाए। आपने भी देखा होगा वो बयान। अब मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस की इतनी सेहत की चिंता और वो हमें ये सुझाव दे रहे हैं कि दीपेंद्र को पीछे करें तब कांग्रेस की सेहत सुधरेगी। तो वो कांग्रेस की हम समझ रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी सच्ची नीयत से कांग्रेस की सेहत की वो शायद जो है चिंता कर रहे होंगे, हमारी चिंता कर रहे होंगे। तो क्या ऐसे ही अभी कल मैं देख रहा था इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान था। तो ये लोग जो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को निशाने पे लेते हैं, मेरे को निशाने पे लेते हैं, ये भी इनकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। मैंने तो कल भी कहा नारनौंद में कि शायद इसलिए निशाने पे लेते हैं कि ईमानदारी से हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के साथ अन्याय हो तो हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो अग्निपथ योजना जब कैंसिल हुई तो हम जवान के साथ खड़े हुए, 3 कृषि कानून का ले आए तो हम किसान के साथ खड़े हुए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो हमने अपनी बेटियों, खिलाड़ियों, पहलवानों का साथ देने का काम किया। और शायद ये बातें इनको सही नहीं लगती, इसीलिए ये शायद निशाने पे लेते हों। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब भाजपा के सारे नेता प्रेस में मेरे खिलाफ बयान, अच्छे से उनके बयान नहीं छपें, तो उस रात जब मैं बयान जब जो है रात को सोते टाइम जब बयान दिखते हैं कि सभी ने ठोक के आज खिलाफ बोले हैं, बीजेपी सारी लोगों के कामकाज छोड़ के, सरकार की चिंता छोड़ के मेरी ही चिंता कर रही है, तो वह बयान पढ़ने के बाद मेरे को नींद अच्छी आ जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं सही में ईमानदारी से जो है ये लोगों के लिए, लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, राष्ट्रपति ओम प्रकाश धनखड़ ने ये कहा है कि भाजपा के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो डरे हुए हैं, उनकी बौखलाहट है ये। मैं इसमें किसी के मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता, किसी के व्यक्ति के बारे में क्या मैं व्यक्तिगत बात कहूँ। आपको सारा सबका सच पता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, मगर मैंने एक जनरल बात कह दी आपको, ये जो सारे तमाम नेता हैं इन सबके बयान जो है ये बयानों के निशाने पे हमें मुख्यमंत्री जी से लेकर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनका आपने नाम लिया उनसे लेकर, कल मैं नारनौंद में गया था तो कह रहे थे पूर्व वित्त मंत्री जी का भी ये बयान आया है, तो सबके निशाने पे हम हैं। तो कौन किससे, हम तो किसी का नाम लेके बयान दे नहीं रहे, हम तो केवल सरकार के कामों पे बयान दे रहे हैं। तो कौन किससे डरा हुआ है या कौन किससे चिंतित है, ये तो आप बयानों के भाव से पता कर सकते हैं। अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति ने जिस तरह से बजट पूर्व जो भाषण दिया है उसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन 2014 में जिस तरह का देश पे कर्ज था और आज 1,63,000 रुपए का जो करोड़ का जो कर्ज हो गया, देखिए आज देश में बेरोजगारी, आप ये देखिए कि आज
अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेशन है उसमें जो अफ्रीका और मैक्सिको जैसे देशों से ज़्यादा होती थी, आज भारत से सबसे ज़्यादा हो रही है पिछले 3-4 वर्षों में। और भारत में भी हरियाणा से जो पलायन, जो क्योंकि वो जो रास्ता है पलायन का, पनामा के जंगल से होकर अपनी जान हथेली पे रख के, और कोई भरोसा नहीं वहाँ क्या किस रूप में पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्या वहाँ पे होगा कि नहीं वहाँ का, और वहाँ पे कठिन जीवन जीने के लिए वो कोई जो है, ये आप इसकी जो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है, आज ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश का पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान अगर यहाँ पे भारतवर्ष में इस तरह का, अगर 10 वर्ष की सरकार में इस तरह के भविष्य की अवसर उन्होंने नौजवानों को दिए होते, तो इस तरीके से हमारे नौजवानों को अपने माता पिता को, परिवार को, देश को छोड़कर जो है ऐसे जो है मैं समझता हूँ सफ़र की ओर नहीं बढ़ना पड़ता। हरियाणा प्रदेश उसका उदाहरण है, देश से भी हो रही है और हरियाणा से सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा नशा, आज हर घर में नशे की आज स्थिति आ गई। जो हरियाणा खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, जो हरियाणा दूध दही का जहाँ खाना था, आज वो नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। घर में अच्छे माँ बाप को पता नहीं चलता, एकदम से पता चलता है, नहीं तो पता भी नहीं चलता एकदम से कि भाई ये एक सच्चाई सामने, ऐसी स्थिति, ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। तो आज हमारे नौजवान बेरोजगारी, डिप्रेशन, नशे और पलायन की तरफ, ये सरकार की सबसे बड़ी मैं इसको विफलता मानता हूँ। मैं एक और बात आज, क्योंकि बजट का दिन है, आज एक और बात, क्योंकि अध्ययन करने के बाद मैं कहूँगा, लेकिन अगर उसको भी आप चला सकते हैं, क्योंकि अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। हमारी एक मांग थी कि इस बजट में फ़ौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू की जाए, ये हमारी मांग थी। तो मुझे बजट को बिना पढ़े भी ऐसा लगता है कि उस मांग को ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी। पक्की भर्ती फ़ौज के हित में है। देश की सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही फ़ौज है जिस फ़ौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिस फ़ौज ने कारगिल में पाकिस्तान के सर को झुकाने का काम किया, जिस फ़ौज ने बालाकोट पुलवामा में के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब देना का, ये वो फ़ौज है। इस फ़ौज पे गर्व है। ये किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, देश की फ़ौज ने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। लेकिन आज उस फ़ौज की आपने 75 साल के बाद पक्की फ़ौज को आपने अग्निपथ फ़ौज बना दिया, अग्निवीर फ़ौज बना दिया, जो ये जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा प्रदेश को हुआ, जहाँ 5,500 पक्की भर्ती होती थी, अब 200 पक्की भर्ती एक साल में। तो ये अग्निपथ योजना सरकार ने जो वापस नहीं ली है इस बजट में, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को ऐसा बिना बजट को सुने ही मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं। आज जंतर मंतर पे जाकर इस सरकार के बजट के खिलाफ, और केवल अपना पेंशन बचाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन तो आप रेवाड़ी में घोषित करके गए थे प्रधानमंत्री, जिसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ। उस पेंशन को बचाने के लिए आपने फ़ौज को कमज़ोर, देश को कमज़ोर और हमारे नौजवानों को चौराहे पे लाने का जो काम किया, उसके खिलाफ आज इस बजट के खिलाफ हम वहाँ पे अग्निपथ योजना वापस लो, फ़ौज बचाओ, देश बचाओ, जय जवान अभियान की शुरुआत करेंगे। एक भाजपा के नेता जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेसियों को भजाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा दो, अपने आप ही भाग जाएंगे। देखिए, ये बड़ा जो है, ये भी मैं समझता हूँ कि भगवान राम सबके हैं, सबको पता है, सबके भीतर भगवान राम है। और इस तरह की बात जो कह रहे हैं, राम की का दायरा सीमित किसी पार्टी के नेताओं तक, जैसे आपने कहा, नहीं हो सकता, असीम है। राम 140 करोड़ भारतवर्षवासी, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के भगवान राम हैं। भाजपा का जो है, मैं समझता हूँ कि जब राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ होगा, भगवान राम तो उससे पहले भी, और जो है मैं समझता हूँ उनके बाद भी हम तो मतलब मैं कई बार इसमें कह चुका हूँ, हमारे तो पूर्वजों के आप नाम देख लो। आज जो बात हुई, जैसे हमारे जो दादाजी थे उनका नाम था चौधरी मातूराम, यहाँ के चौधरी चांदराम, चौधरी छोटू राम, कोई जो है, तो राम तो कौन किससे, राम सभी का है। और उसका दायरा सीमित करने के जो है प्रयास नहीं होने चाहिए, ये अच्छी परंपरा नहीं। धन्यवाद।